चाहे आप अपने फोन, अपने लैपटॉप या अपनी खिड़की से बाहर आकाश को देख रहे हो, ऐसा महसूस होता है कि आप इन दिनों अपनी नजर एक एडवर्टीजमेंट से हटाने से पहले किसी दूसरी एडवर्टीजमेंट पर डालने के लिए मजबूर हैं। जब कोई कमर्शियल ऑनलाइन एड पॉप अप होती है तो हम तुरंत इसे हटाने के लिए स्किप एड बटन पर क्लिक करते हैं, लेकिन आज हम इस नियम को तोड़ने वाले एड देखने जा रहे हैं। मौत को मात देने वाले गेम शो से लेकर चौंका देने वाले पब्लिसिटी स्टंट तक आइए उन एड्स पर एक नजर डालते हैं जो ग्राहकों को देखने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि ये ऐसे एडवर्टीजमेंट है जिन्हें लोगों ने बहुत चालाकी से बनाया है। मैकडोनल्ड ऐड। लोग आइसक्रीम तब जरूर खाते हैं जब वो घूमने के लिए समुद्र तट पर जाते हैं या तब जब मौसम गर्मी का हो। जब मैकडोनल्ड्स ने बर्फीले स्वीडन में अपने कोन की मार्केटिंग शुरू की तो उन्हें एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ हटकर सोचना पड़ा। स्वीडन गर्मियों के मौसम में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ की कहानी बहुत ही ठंडी है। लेकिन मैक एडवर्टीजमेंट के लोगों ने इस ठंडे मौसम का भी काफी चालाकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने एक बड़ा सा प्लास्टिक आइसक्रीम कोन बनाया जिसके अंदर बिल्कुल असली बर्फ भरी जाती है और साथ में आइसक्रीम पर लिख कर बताते हैं कि आइसक्रीम खाने के लिए कभी मौसम ठंडा नहीं होता। ये ग्राहक को आकर्षित करने का दिलचस्प तरीका, और अगर आप उस पर कुछ कैंडी भी डालते हैं तो यकीन मानिए इसका स्वाद लेने के लिए मैं तो दौड़ा जाऊंगा भाई। ओवरसाइज आइसक्रीम एकमात्र ऐसी मैकडोनल्ड डिश नहीं है जिसे ऐसी जगह पर बेचा गया है। आपको बता दूं, ज्यूरिच सिटी फेस्टिवल स्विट्जरलैंड की सबसे बड़े इवेंट में से एक है, और अगर हम बात करें 2010 की तो मैकडोनल्ड्स ने एक स्विस क्रॉसवॉक को एक विश्व प्रसिद्ध फ्राइज के लिए एडवर्टीजमेंट में बदल दिया और इस इवेंट में शामिल होने वाले सैकड़ों हजारों लोग इसे देखकर अपनी तरफ आकर्षित हो गए। ये कुरकुरा क्रॉसवॉक मैकडोनल्ड्स के ठीक बाहर बना हुआ था जो त्योहारों के दौरान लोगों को आकर्षित करके सीधे सुनहरे मेहराबों तक ले जाता था। हालांकि मुझे अब अपने ऊपर यकीन नहीं है कि इन लाखों लोगों को रौंदते हुए देखने के बाद मैं ये फ्राइज खाना चाहूंगा या नहीं। हवाई प्रचार। ये अगला एडवर्टीजमेंट प्रचार स्टंट इस तरह तैयार किया गया जिसे देखकर लोग हैरान हो गए और उस पर ध्यान देने लगे। चलिए देख लेते हैं। क्या ये कोई पक्षी है, विमान है, या फिर ये कोई फिल्म एडवर्टीजमेंट है? कहा जाता है कि न्यूयॉर्क के लोग अक्सर अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन जब ये अनोखी चीज आसमान से उड़ने लगी तो हर कैब ड्राइवर, हर वो शख्स जो रास्ते से गुजर रहा था और कहीं सारे टूरिस्ट भी आसमान की ओर देखने लग गए। तो मेरे भाई हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उड़ने वाले ये जीव असली सुपर हीरो नहीं है। ये मानव आकार के रिमोट कंट्रोल विमान है जिन्हें सुपर हीरो फिल्म क्रॉनिकल को बढ़ावा देने के लिए 2012 में बनाया गया था। क्रॉनिकल का बजट सिर्फ $12 मिलियन का था, लेकिन मार्केटिंग टीम ने इस फिल्म का प्रचार स्टंट काफी अनोखे तरीके से किया, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस में टॉप पर आ गई और लगभग $126.6 मिलियन की कमाई की। अब मैं आशा करता हूँ कि सभी फिल्म क्रिएटर इस तरीके को जरूर अपनाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीलबर्ग, स्कोर्सेसे और टारेंटिनो अपनी नई फिल्मों की एडवर्टीजमेंट करने के लिए आसमान में उड़ान भर लें। मोलर मार्केटिंग। कोलगेट का काम दांतों को साफ करना और ताजी सांसों का एहसास कराना है, तो एनुअल इवेंट के मौके पर ओरल हेल्थ मंथ जैसी बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त में देती है। अफसोस की बात यह है कि लोग टूथपेस्ट के डिब्बों को ऐसे इवेंट में पाने के लिए कुछ खास उत्साहित नहीं होते। इसलिए 2009 में कंपनी ने कुछ अलग दिशा में जाने का फैसला किया और उन्होंने अपने सारे ग्राहकों को वहां पर मिठाई बांट दी। ओरल हेल्थ मंथ कंपनी में लोगों को कैंडी देना थोड़ा बेवकूफी भरा काम लगता है, लेकिन सभी मीठी चीजों के साथ उन्हें एक गुप्त संदेश भी दिया गया। जब ग्राहक ये मुफ्त की मिठाई खाकर उसे खत्म कर देते हैं तो उन्होंने पाया कि असल में कैंडी जिस छड़ी के साथ लिपटी हुई थी वे कुछ और नहीं बल्कि लकड़ी के छोटे टूथब्रश थे, और हर एक छड़ी पर एक ही संदेश था, भूलना मत। इस हल्के से धमकी भरे नोट ने ग्राहकों को अपने दांतों को ब्रश करने की याद दिला दी और कैंडी फ्लॉस के साथ डेंटल फ्लॉस को व्यापार करके कोलगेट एक नया एडवर्टीजमेंट अभियान बनाने में कामयाब रहा और इस मिठाई के व्यापार का इस्तेमाल करके कोलगेट अपने ग्राहकों के एक बड़े समूह तक पहुंच गया था भाई। सबसे अलग और बेहतर। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो कि पेशावर फुटबॉल खिलाड़ियों को गोल करने से ज्यादा भाती है, अपने बालों का हेयर कट। जब ब्राजील के मुख्य फुटबॉल लीग सीरी ए ने जर्सी पर अल्कोहलिक स्पॉन्सरशिप की रोक लगा दी थी, ये बात है 2021 की, तो ब्राजील बियर ब्रांड ब्रह्मा का नियम पालन करते हुए एक रचनात्मक खामी के बारे में उनको सोचना पड़ा। उन्होंने फुटबॉल के खिलाड़ियों का बालों के प्रति प्यार का इस्तेमाल किया और एक नई हेयर स्टाइल का आविष्कार किया जो ब्रह्मा बियर के झाग के ग्लास जैसा था और सोशल मीडिया पर फुटबॉल फैंस के लिए इसकी मार्केटिंग की। यह अभियान गुरिल्ला एडवर्टीजमेंट का एक उदाहरण है। ये एक ऐसा मार्केटिंग स्टाइल है जिसमें प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए आश्चर्यजनक और दिलचस्प तरीकों का उपयोग किया जाता है। ये हेयर कट इतना पॉपुलर हो गया कि ब्राजील के खिलाड़ियों ने इसे मैदान पर उतारना शुरू किया और सीरी ए के नियमों और विनियमों को तोड़े बिना ब्रह्मा ने मुफ्त एडवर्टीजमेंट की पेशकश की। अपने ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कराना, भाई यही तो खूबी आपको किसी भी कंपटीशन से दूर रखती है। सुरंग बना मुंह। तो चलिए गियर बदलते हैं और गुरिल्ला एडवर्टीजमेंट से सड़क के किनारे बिलबोर्ड की तरफ चलते हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन रेस्ट स्टॉप चैन ओल्ड टिमर ने एक ऐसा बिलबोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की जिसे टालना लगभग असंभव है। इन्होंने पूरी सुरंग को एक एडवर्टीजमेंट में बदल दिया। इस एड को देखकर ड्राइवर्स को ऐसा महसूस होता था जैसे वे सीधे किसी भूखे इंसान के मुंह में जा रहे हैं। ये एड ओल्ड टिमर के ऑल यू कैन ईट बुफे को बढ़ावा दे रही है और इसे देखकर लगता है जैसे ये महिला फिएट फ्राइज और पोश पाई लगातार चबाती जा रही है।
आतिशबाजी अल्फ्रेडो, ये अगला एडवर्टीजमेंट एक नए साल का बिलबोर्ड है जो कि बरेला द्वारा बनाया गया है, जो हैप्पी न्यू ईयर 2010 दिखाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने स्पैगेटी का इस्तेमाल इस तरह किया जैसे नए साल पे कोई पटाखा फूट रहा हो। ये विस्फोटक एडवर्टीजमेंट बस स्टॉप और बिलबोर्ड्स पर दिखाई दिया और इस तरह के अभियानों ने बरेला को बहुत पैसा कमाया और $4 बिलियन प्रति माह की कमाई करके दुनिया की सबसे बड़ी पास्ता बेचने वाली कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। किलबोर्ड, स्वादिष्ट खाने के बजाय अब हम थोड़ी कड़वी खाने की ऐड की तरफ जाते हैं। तो पेश है कीटनो मारने वाला ब्रांड आर्फिया, जिसमें कई सारी किस्म के कीड़े शामिल हैं। तो जब ये ऐड पहली बार 2013 में दिखाई दिया तो ऐड कुछ खाली सा दिख रहा था। इस ऐड में सिर्फ आर्फिया का एक कैन दिखाई दे रहा था, लेकिन भाई बता दूं ये एडवर्टीजमेंट एक बड़ा फ्लाई ट्रैप था। इसमें जो खाली जगह थी वो असल में ट्रांसपेरेंट गोंद की एक परत से ढकी हुई थी। जैसे जैसे घंटे बीतते चले गए, बिलबोर्ड के चारों ओर रोशनी ने हजारों मच्छरों को और मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया और जैसे ही मक्खियां और कीड़े इस एड बोर्ड पर टकराने लगे तो भाई साहब यहाँ का मंजर तो पूरी तरह से बदल गया। इस एड बोर्ड पर उनके लाशों से एक कला स्प्रिंग पैटर्न बन गया और आर्फिया के अनुसार 2,30,000 से ज्यादा कीड़ों ने बिलबोर्ड पर दस्तक दी, जिसके बाद कीटों की आबादी पर बहुत गहरा असर पड़ा और इससे हमें पता चलता है कि कीड़े को दूर रखने के लिए आर्फिया जैसे प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है। हाँ, मुझे पता है कि व्यापार में सफलता पाने के लिए कुछ होना जरूरी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 2,30,000 मक्खियों का त्याग कॉर्पोरेट सफलता की कुंजी थी। रियल लाइफ विज्ञान कथा। तो जनाब, अब तक हमने कुछ नए और इनोवेटिव एडवर्टीजमेंट बिलबोर्ड्स देखे, लेकिन भविष्य के एडवर्टीजमेंट का ये अगला भाग सीधे एक साइंस फिक्शन फिल्म से आता है। दुनिया भर के मॉडर्न शहर अब एडवर्टीजमेंट के लिए 3D बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइपर रियलिस्टिक एडवर्टीजमेंट भविष्य के रूप में घोषित किया गया है। इन बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल टीवी शो से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब प्रचारित करने के लिए किया जाता है और फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या दिखा रहे हैं, पर 3D एनिमेशन लोगों को रुकने के लिए मजबूर करता है। बॉक्स के आकार के बिलबोर्ड के कोने पर आप देखें तो हाई डेफिनेशन में ये बिल्ली का बच्चा दिख रहा है। ये टोक्यो की एक क्लिप है और ये दिखने में अल्ट्रा रियलिस्टिक लग रहा है, मानो ये वहां से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि अगर दूसरी तरफ से बिलबोर्ड पर देखते हैं तो वो सिर्फ एक फ्लैट बिल्ली है। भले ही सही दिशा से देखने के बाद ये ऐड बहुत ही मनमोहक और हैरान कर देने वाला मंजर लगता है। सच कहूं तो मुझे इसे देखकर हिप्नोटाइज होना मंजूर है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूं, अगर ये फैंसी 3D फॉर्म में हो। महंगी स्पॉन्सरशिप। आप जानते हैं कि फीफा दुनिया में सबसे बड़ी वीडियो गेम फ्रेंचाइजी में से एक है, इसलिए उनके वर्चुअल इन गेम बिलबोर्ड में ऐड दिखाना काफी महंगा हो सकता है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी कीमत लगभग $5 लाख हो सकती है। तो बर्गर किंग ने फैसला किया कि इस खेल में अपने लोगों को फीचर करना चाहते हैं और वो भी बिना कोई रकम खर्च किए, इसलिए उनकी मार्केटिंग टीम ने यह काम पूरा करने के लिए एक सरल और सस्ता अभियान चलाया। बर्गर किंग ने स्टीवन एज FC की रियल लाइफ जर्सी स्पॉन्सर की, जो फुटबॉल की एक छोटी सी टीम और आपको बता दूं इंग्लैंड का 4थे डिवीजन का टीम है। स्टीव नेश खासा पॉपुलर टीम तो नहीं थी, लेकिन उन्हें FIFA 20 में फीचर किया गया था, जिसका मतलब है जब बर्गर किंग ने स्टीव नेश की असली किट पर अपना लोगो लगाया तो उनकी ब्रांडिंग उनके जरिए गेम के अंदर पहुंच गई और साथ ही उन्होंने स्टीव नेश चैलेंज को ऑनलाइन पेश किया, जिसमें वे FIFA के फैंस को बताते हैं कि अगर उन्होंने स्टीव नेश के साथ एक गोल किया और इसे ट्विटर पर शेयर किया तो वे बर्गर किंग ऐप पर अपने लिए खास इनाम जीतेंगे। उनका यह अभियान काफी सफल रहा और जल्दी ही स्टीव नेश FIFA पर सबसे ज्यादा खेली जाने वाली टीम बन गई। भाई 25,000 से भी ज्यादा गोल्स ऑनलाइन शेयर किए गए थे और पहली बार स्टीव नेश की जर्सी वाकई बिक गई। इस मार्केटिंग अभियान को चलाने में बर्गर किंग को केवल $50,000 का खर्च आया। डॉलर मेन्यू एडवर्टीजमेंट ने बर्गर किंग को भारी मात्रा में एक्सपोजर दिया और साथ ही स्टीव नेश को ऑनलाइन फुटबॉल टीम की सबसे बड़ी टीम बना दिया। एक पिक्सेलेटेड समस्या। अगला जो एडवर्टीजमेंट हमारे पास है वो WWF की तरफ से है। नहीं भाई, वो लोग नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य जंगल के जानवरों की रक्षा करना है। तो 2008 में उन्होंने एक पिक्सेलेटेड प्रिंट अभियान शुरू किया जो कुछ इस तरह दिखता था। ये आपको वीडियो बफरिंग की तरह लग सकता है, लेकिन तस्वीर में इस्तेमाल किए जाने वाले पिक्सल की संख्या जितनी है, हर एक प्रजाति में मौजूदा जानवरों की संख्या भी बिल्कुल उतनी है। इन प्रिंट में विशाल पांडा, क्रॉस रिवर गोरिल्ला, इथियोपियन भेड़िए और जापानी गोल्ड ईगल्स को प्रदर्शित किया गया और तस्वीर जितनी पिक्सेलेटेड होती है, प्रजाति का विलुप्त होने का भी उतना ही करीब होता है। इस तरह के अभियान ने गोरिल्ला मार्केटिंग शब्द को एक नई परिभाषा दी और आज के दिन विशाल पांडा विलुप्त होने की कगार पर बिल्कुल भी नहीं माना जाता, जिसका साफ मतलब है इन कमजोर प्राणियों की संख्या अब कुछ हद तक बढ़ गई और काफी जगह पर ये मौजूद भी है। बनाया कुछ पर बना कुछ। जब इस एक नए इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर को काम पर रखने का समय 2018 में आया तो लॉस एंजलिस शहर के सामने एक अनोखी समस्या खड़ी हुई कि नौकरी के एडवर्टीजमेंट को आखिर डिजाइन कौन करेगा। एक फ्रीलांस डिजाइनर को पैसे देकर हायर करने के बजाय सोशल मीडिया टीम ने खुद एडवर्टीजमेंट बनाने का फैसला किया और मेरे भाई देखिए, ये है उनका एडवर्टीजमेंट डिजाइन। ये डिजाइन ऐसा लग रहा है जैसे 7 साल के किसी बच्चे ने बनाया, लेकिन शहर ने इस छोटी टिम्मी की कला को घर पर लटकने नहीं दिया। उन्होंने इसे ट्विटर पर शेयर किया और नौकरी का ये एड ऑनलाइन वायरल हो गया, पर यह बात अभी
तक समझ नहीं आई कि एड किसी बच्चे ने माइक्रोसॉफ्ट पेंट का इस्तेमाल करके बनाई थी या किसी खास जीनियस इंसान ने, जैसे ये खबर थी कि वो क्या बना रहा है। लेकिन इस एड ने भाई बहुत लोगों को आकर्षित किया और शहर को कुछ सुंदर रचनात्मक एप्लीकेशन प्राप्त हुए। अगर ग्राफिक डिजाइन इन आवेदकों का जुनून है तो मुझे यकीन है कि उन्होंने अपना रोजगार अभी तक नहीं छोड़ा होगा। खौफनाक विज्ञापन। एक डरावनी फिल्म तभी डरावनी होती है जब दर्शक पूरी तरह से डूब जाता है, लेकिन मार्केटिंग करने वाली टीम जो इस फिल्म यानी द रिंग 2 को रिलीज करने के लिए काम कर रहे थे, तो वे इस रिलीज को अगले 70 पर ले गए। द रिंग में कैरेक्टर एक हॉन्टेड वीडियो टेप दिखाते हैं और जब वीडियो समाप्त होती है तो उन्हें भूतिया आवाज में एक फोन कॉल आने लगता है, जिस कॉल में उन्हें बताया जाता है कि वे 7 दिनों मरने वाले हैं। सीक्वल के लिए मार्केटिंग कंसल्टेंसी न्यू मीडिया भूल भुलैया ने इस कहानी में भूमिका निभाई। उन्होंने एक वेबसाइट पर जाने, एक मित्र का ईमेल पता और फोन नंबर लोगों को इनपुट करने के लिए कहा और यह भी बताया कि साइट उस मित्र को रिंग 2 का ट्रेलर ऑनलाइन देखने के लिए लिंक के साथ एक ईमेल भेजेगी। जैसे ही वे ट्रेलर को चलाएंगे, दोस्त का फोन बजना शुरू हो जाता है और अगर वे उस फोन कॉल को उठाते हैं तो डरावनी आवाज फुसला के कहती है 7 days। अगर कोई इंसानी तरकीब मुझ पर लगाता है ना तो मैं हफ्तों तक घर से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन ये पता चला है कि इस अभियान के कारण फिल्म देखने वालों को अपनी मैली पैंट उतारनी पड़ी और सीधे सिनेमा की ओर जाना पड़ा। और मेरे भाई आपको बता दूं कि द रिंग 2 ने $163.9 मिलियन की कमाई $50 मिलियन के बजट में की थी। ड्रैकुला बिलबोर्ड। 2020 में बीबीसी ने खून जमाने वाले बिलबोर्ड के साथ ड्रैकुला को अपनाने का एडवर्टीजमेंट किया। दिन में बिलबोर्ड पर एक सादे सफेद खाली बैकग्राउंड को दिखाया जाता था जो कुछ लकड़ी के केलों से भरा होता था। इस बीच सड़क के स्तर पर एक ग्लास का बॉक्स रखा गया था जिसमें एक लकड़ी का खंभा जो पैदल चलने वालों को वैम्पायर के मामले में हथियार प्रदान करता था। सौभाग्य से इंग्लैंड के नागरिकों के लिए वैम्पायर रियल नहीं थे, ठीक है। आप हमेशा रात में बाहर आने से पहले 2 बार जरूर सोचते होंगे। और जैसे ही सूरज ढल जाता है तो तैनात खंभे पर एक प्रकाश चमक उठता है जिससे एक पिशाच की अचूक छाया का निर्माण होता है। ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें उस हथियार की जरूरत पड़ सकती है। नींबू पानी। पहली नजर में दिखे तो ये बस एक साधारण वेंडिंग मशीन की तरह दिखती है जिसे लास वेगास में रखा गया है, लेकिन जब भी कोई पैदल यात्री उसके सामने से गुजरता है तो ये मशीन अपने आप उन्हें कोरोना के नए हार्ड सेल्ट्रोज नींबू पानी का मुफ्त कैन थमा देती, पर एक खास कंडीशन के साथ। Want a Corona Hard Seltzer Limonada? Order in español, por favor. आवाज पहचानने वाली ये मशीन सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को कैन देती है जो स्पेनिश बोलते हैं। अगर ग्राहक अंग्रेजी में ऑर्डर करने का प्रयास करता है तो ये तुरंत मना कर देती है, उन्हें स्पेनिश में ऑर्डर दोहराने के लिए कहती है। अगर वे ऐसा करने में सफल हुए तो मशीन उन्हें डुओलिंगो प्लस की मुफ्त सब्सक्रिप्शन देती है। ये एक भाषा सीखने का ऐप है जो उन्हें इतनी स्पेनिश सीखने में मदद करती है कि वे अगली बार अपनी ऑर्डर स्पेनिश में दे सकते हैं। ये ऐड कोरोना की मैक्सिकन जड़ों को मजबूत करने का शानदार तरीका। हालांकि जैसे वे ग्राहक उस हार्ड सेल्टर्स के कुछ घूंट पी लेते हैं तो मैं शर्त लगा सकता हूँ उन्होंने जो भी स्पेनिश सीखी होगी वो सब भूल जाएंगे। चिड़ियाघर मार्केटिंग। बात है 2010 की। कोपेनहेगन चिड़ियाघर की मार्केटिंग टीम ने एक अद्भुत खेल खेला। उन्होंने एक ऐसा एड बनाया जो सचमुच आपको निचोड़ दे। माफी चाहूंगा, मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी ऐसा नहीं कहूंगा। तो ये किसी फिल्म का शॉट नहीं है, चिड़ियाघर के लिए एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें एक विशाल सांप एक सिटी बस के चारों ओर लपेट कर और उसे कसकर निचोड़ते हुए दिखाया गया। और जैसे ये बस कोपेनहेगन की सड़कों के बीच घूमने लगती है तो लोग इसे देखने के लिए बहुत ही दिलचस्प दिखाई दिए और कोपेनहेगन चिड़ियाघर उस साल डेनमार्क में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक बन गया। क्या काम किया भाई। कला विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट के बहुत सारे अभियान जो अभी तक हमने देखे यकीन कला का काम है, लेकिन ये प्रिंट एड जो फ्रेंच आईवेयर स्टोर केल ऑप्टिक ने किए वे पूरी तरह से गैलरी को दर्शाते हैं। इस कंपनी ने चालाकी से प्रभावशाली चित्रों का एक सेट दिखाया। इन्होंने एक ऐसी कला का इस्तेमाल किया जिसमें ज्यादातर डॉट्स और ब्रश स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके एक रियलिस्टिक इमेज को धुंधला वर्जन बनाया गया। इस एडवर्टीजमेंट में कंपनी ने दिखाया कि अगर कोई भी इंसान उनके द्वारा बनाए गए केल ऑप्टिक लेंसेज का इस्तेमाल करके उन पर पेंटिंग करता है तो प्रसिद्ध पेंटिंग उसे हाइपर रियलिस्टिक दिखाई देगी। कंपनी वैन गॉग, मोनेट और सेराट के काम का उपयोग करके ये सब दिखाती है कि उनके चश्मे आपकी नजर को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इस धुंधली दुनिया को 4 के फोटो में बदल सकते हैं। छाप छोड़ने का ये भी बड़ी तरीका है मेरे भाई। हो सके तो मुझे लूट लो। बात है 2005 की। 3M ने बिलबोर्ड शब्द को एक नई परिभाषा दी। उन्होंने एक किस्म का ग्लास बॉक्स बनाया और इस बॉक्स को $3 मिलियन के पैसे से भर दिया। इस बॉक्स को 3M की अतिरिक्त सुरक्षा फिल्म की एक परत से मजबूत किया गया था और कंपनी ने बॉक्स को वैंकूवर में एक फुटपाथ पर रख दिया। उन्होंने पैदल चलने वाले लोगों को कांच को तोड़ने और पैसे लेने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अपने इस प्रोडक्ट पर भरोसा करने की बात करें तो 3M ने कई पैदल चलने वालों की सेफ्टी ग्लास पर लात मारते हुए तस्वीरें शेयर की, लेकिन ऐसा करके उन्होंने सिर्फ अपने पैर की उंगलियों को तोड़ा और पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहा। बाद में यह भी पता चला कि मार्केटिंग स्टंट दिखाने के लिए न केवल ग्लास का इस्तेमाल किया गया था बल्कि इसमें कुछ स्मोक और शीशे का भी इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ कि असल में सिर्फ $500 ही इस बॉक्स के अंदर थे और बाकी बिल्स पूरी तरह से नकली थे। भले ये स्टंट दिखाने का काम काफी सस्ता था पर यह काफी दिलचस्प लग रहा था और इसके बाद सुरक्षा कांच के लिए रिकॉर्ड बनाने वाली संख्या में ऑर्डर आए। पर कुछ लोगों ने इस तरह का अभियान चलाया पर वो सफल नहीं हो पाया। सॉरी अलोन। Oh my God. Well, maybe that was a little too hard.
सांचे को तोड़ना। क्या आपको पता है कि खाना फास्ट फूड एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है? आमतौर पर भी खाना बहुत ही अलग होता है जिसे आप असल में ड्राइव थ्रू पर लेते हैं, लेकिन 2020 में बर्गर किंग ने सांचे को तोड़ने का फैसला किया। बर्गर किंग ने एक एडवर्टाइजमेंट अभियान शुरू किया जो एक फफूंदीदार वॉपर की तस्वीरों के बिल्कुल आसपास था। इस टीवी विज्ञापन में दिखाया गया कि इस बर्गर को अगर किसी जगह पर रखा जाता है तो ये 34 दिन में सड़ जाता है। ये ऐड आपको एक जरूरी संदेश देता है, ये कहते हुए कि बर्गर मोल्ड असल में बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव की सुंदरता है। इस फंगल दावत ने साबित किया कि वाकई बर्गर किंग अपने बर्गर में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ मैकडॉनल्ड्स का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने लोगों का ध्यान इस अफवाह की तरफ आकर्षित किया कि मिकी डी का बनाया हुआ एक बर्गर बिना सड़े हमेशा के लिए रहता है। आइसलैंड में संरक्षित इस 12 साल पुराने मैकडॉनल्ड्स चीज बर्गर को ही देख लीजिए भाई, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। हालांकि खाने वाले प्रोडक्ट को मोल्ड के साथ जोड़ना, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे पसंद करूंगा भी। बीके किरकिरा गेमर्स। राइज ऑफ द टॉम रेडर के लॉन्च को Xbox One पर बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 8 प्रतियोगियों को लंदन में एक विशाल बिलबोर्ड पर रखा और साथ ही यहां उनका एक टेस्ट लिया गया जिनका नाम उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द ग्रेटेस्ट रखा। ये प्रतियोगी खेल के दौरान कभी भी बिलबोर्ड को छोड़ सकते हैं और जो प्रतिभागी आखिरी वक्त तक टिके रहेंगे वो पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इस खेल में बिलबोर्ड की कंडीशंस कंट्रोल करने के ट्विच पर एक लाइव ऑडियंस बैठी रहती है। ये लाइव ऑडियंस प्रतिभागियों को आर्टिफिशियली बनाए गए बर्फीली तूफान, बहाव या तेज गर्मी के अंदर रख सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट ने नए लॉन्च किए गए टॉम रेडर गेम के चारों ओर बहुत चर्चा पैदा कर दी और 20 घंटे यहां जीवित रहने के बाद सिर्फ एक प्रतिभागी यहां बच पाया। इस चैंपियन को अवार्ड के रूप में एक विशेष छुट्टी से पुरस्कृत किया गया था जो राइज ऑफ द टॉम रेडर से प्रेरित था। और जबकि छुट्टी के स्थान के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, तो अगर आपने कभी टॉम रेडर खेला है तो ये मुझे किसी तरह का इनाम नहीं लगता भाई। ये शायद सिर्फ एक बहामास की यात्रा है। एक में दो। अपने प्लास्टिक पेन, लाइटर और रेजर के साथ साथ फ्रेंच कंपनी BIC अपने तरह के प्रोडक्ट बाजार में लाती रहती है और बात 2015 की करें तो कंपनी ने मार्केटिंग करने के लिए कुछ कम पैसे खर्चने का फैसला किया और उन्होंने एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट तैयार किया जिसमें उन्होंने अपने रेजर और पेन दोनों को शामिल किया। यह आदमी इस भयानक शरारत का शिकार हो गया, लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने पसंदीदा और भरोसेमंद BIC रेजर से अपनी बॉल पॉइंट दाढ़ी को शेव करने में सक्षम है। ये एड एक मैगजीन के अंदर भी छपे और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे अलग अलग पेज पर रखा। इसका मतलब यह था कि जब भी कोई इस मैगजीन को पढ़ रहा होगा दूसरी ऐड देखकर जरूर रुकेगा और सोचने पर मजबूर होगा कि वो 2 बार एक ही ऐड क्यों दिख रहा है। और नियम के अनुसार वे फिर पिछले पेज पर वापस जाएंगे और दोनों एड्स में अंतर पता लगाने की कोशिश करेंगे। देखने वाला इंसान ये बात सुनिश्चित जरूर कर लेगा कि ये ऐड अलग है या एक जैसी है। ये चालाकी थोड़ी बहुत प्रभावशाली जरूर है, लेकिन मेरी राय में वे तीसरे पेज के लिए भी जा सकते हैं और अपने लाइटर का ऐड करने के लिए उन्हें बस इतना करना था कि लड़के के बालों में आग लगा देनी थी भाई। नॉक ऑफ दुनिया किफायती स्नीकर हेड से भरी हुई है। तरह तरह के जूते जैसे माइक, कैल्विन क्लेन और एपिबास जैसे ब्रांड्स में मौजूद हैं, लेकिन एडिडास ने नॉक ऑफ के बारे में कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की एक श्रृंखला जारी की जिसमें यह उजागर किया गया कि असली एडिडास स्नीकर्स आपको आराम और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे डिजाइन किए गए हैं ताकि आप नकली और असली पहचान सकें। कंपनी ने अपने फेमस 3 धारियों वाले लोगों को पैर की चोटों के साथ जोड़ दिया, ये दिखाते हुए कि अगर आप नकली स्नीकर्स पहनते हैं तो आप अपने पैरों को चोट पहुंचाने वाले हैं। और जब एथलेटिक्स की बात आती है तो एडिडास लो, वरना फिर आउट हो जाओ। उज्जवल विचार। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट पूरी तरह से गंभीर जर्नलिज्म के बारे में है, लेकिन बात साल 2005 की है जब उनके मार्केटिंग विभाग में से किसी को शनिवार की सुबह टीवी पर आने वाले कार्टून से एक ट्रिक उधार लेने का विचार आया। इस बड़े लाइट बल्ब की एड में एक मोशन सेंसर लगाया गया है जिसका मतलब है कि जब भी कोई पैदल यात्री बिलबोर्ड के नीचे चलना शुरू करता है तो उस वक्त बल्ब की रोशनी जल जाए। बिलबोर्ड ने बताया कि द इकोनॉमिस्ट सभी बुद्धिमान जर्नलिज्म और उज्जवल विचारों के बारे में, पर हालांकि अखबार आमतौर पर जटिल मुद्दों और वर्तमान मामलों को भी कवर करता है, तो इसके साथ ये एडवर्टाइजमेंट साबित करता है कि कभी कभी छोटा आइडिया भी बड़ा काम करता है। बिलबोर्ड। अगर मैंने आज कोई बात सीखी है तो ये है कि एक एडवर्टाइजमेंट अभियान के साथ साथ आना असली जीवन की सिर दर्द की तरह होता है, लेकिन यहीं पर टाइलेनॉल जैसी दर्द की दवाएं काम आती हैं। बात है साल 2008 की जब टाइलेनॉल ने जे वॉल्टर थॉमसन से अपने पिल्स को शुगर कोट करने के लिए पूछा और एक ऐसा विज्ञापन बनाया जो कंपटीशन को खत्म कर दे। टीम ने एक फैसला किया कि वो सिर दर्द से जूझता हुआ सर एक नकली क्रेन और मलबे वाली गेंद से बनाकर तैयार करेंगे, जिसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वे उस इंसान के सर से टकरा रही हूँ। ध्यान आकर्षित करने वाले विज्ञापन में एक स्पष्ट संदेश था। बिलबोर्ड में यह बताया जा रहा था कि असल में टाइलेनॉल कैप्सूल चीज क्या है। जब आपका सिर वास्तव में दर्द से जूझ रहा था तो ये आपकी मदद करेगा भाई।
सेंसेशनल स्टिकर। अपने एडवर्टीजमेंट में एक विनाशकारी गेंद का उपयोग करना वाकई दिलचस्प है, लेकिन सभी पेट केयर कंपनियां फ्रंटलाइन को अपनी व्यापार का ऐड करने के लिए एक बड़े स्टिकर की जरूरत थी। नजदीक से देखा जाए तो ये एडवर्टीजमेंट इंडोनेशिया के जकार्ता में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस विशाल स्टिकर को कुछ मंजिलों के ऊपर से देखते हैं तो कुत्ते के ऊपर चलने वाले अनजान पैदल यात्री टेक ऑफ पिस्सू की तरह नजर आएंगे। ये देखना स्पष्ट है कि पिल्ला अपनी पूंछ क्यों नहीं हिला रहा, और तस्वीर में दिखाई दे रही इंसान के आकार की टिक्स ग्राहकों को दिखाती है कि एक संक्रमित कुत्ते को फ्रंटलाइन के डोज और टिक स्प्रे खुराक की कितनी सख्त जरूरत है। हो सकता है कि ऑर्फिया में हमारे दोस्त भी इसमें कुछ मदद कर सकें। भारी स्टंट। ये पता चला है कि स्मार्ट कारों के बारे में सबसे चतुर चीज स्वयं कारें नहीं है, बल्कि ये वो एडवर्टीजमेंट है जिसका इस्तेमाल वो मार्केट बनाने के लिए करते हैं। स्मार्ट कारें तंग जगहों पर पार्क करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वे असल में तेज होने के लिए बिल्कुल नहीं जानी जाती। तो जब कंपनी ने स्पोर्टी स्मार्ट ब्रेबस का आविष्कार करके इसे 2007 में जारी किया, तो वे चाहते थे कि उनका एड लोगों को कार की गति के बारे में आकर्षित करे। इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए एक पुल पर एडवर्टीजमेंट किया जो अभी भी बना था। भाई ये भी सही है। रॉटरडैम में ये पुल एक बेस्क्यूल ब्रिज है, जिसका अर्थ है कि ये बीच में खुल सकता है, जिसमें स्मार्ट बिलबोर्ड को मदद मिलती है कि दुनिया को ब्रेब्स की गति और शक्ति दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक नदी के ऊपर जैसे उड़ रहा होता है। निजी तौर पर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पुल के ऊपर एक असली ब्रेब्स को ब्लास्ट करना आपको एक स्मार्ट एडवर्टीजमेंट करने में मदद करेगा, लेकिन अगर आप एवल नाइवल की कोशिश करते हैं और अनजाने में अपनी स्मार्ट कार को नदी के तल में डुबो देते हैं, तो शायद गलत विज्ञापन के लिए एक स्मार्ट मुकदमा जरूर चला सकते हैं। महंगा झूठ। मिले एक जर्मन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि खासकर घरेलू चीजें बनाते हैं, और जब उन्होंने अपना नया S8 वैक्यूम क्लीनर बनाकर स्लोवाकिया में जारी किया तो ये साबित करना चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट लगभग सब कुछ वैक्यूम कर सकता है, यहाँ तक कि कार और ट्रकों को भी। S8 की तरह तो नहीं, लेकिन बिलबोर्ड को परिवर्तित करने वाली सुरंग चीजें वैक्यूम नहीं करती थी। हालांकि वैज्ञानिकों की तस्वीरों में ऑनलाइन जारी करने के बाद मिले ने बिलबोर्ड के बड़े बड़े मोड़ का खुलासा किया कि ये कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कंपनी ने महसूस किया कि असली बिलबोर्ड बनाना सिर्फ पैसे की बर्बादी थी, और अगर वे एक नकली विज्ञापन बनाते हैं और इसे ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो वो उतना ही प्रचार प्राप्त कर सकते हैं। मिली ने नकली बिलबोर्ड को सुरंग के ऊपर लगाने के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, और जब भी कोई ट्रक वहां से गुजरता था तो वे बहुत ही सावधानी से इसे वहां पर मास्क कर देते थे और एक अलग लेयर बनाकर इसे एडवर्टीजमेंट में टॉप पर रख देते थे। यदि आप ऐसे बारीकी से देखते हैं तो इनका कट और पेस्ट करने का वो काम भी अच्छी तरह से नहीं किया गया था। नीला आकाश बिलबोर्ड पर भी दिख रहा था। ये बहुत ही बेईमानी का काम लगता है भाई, लेकिन फिर भी इनकी ये चाल काम कर गई। विज्ञापन ने बहुत सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और लोगों ने इस पर बहस भी की कि विज्ञापन असली था या नकली। इस सारे ध्यान का मतलब था कि मिले बिना मीडिया बजट के एक सफल विज्ञापन अभियान बनाने में कामयाब रहा। मैं इससे बहुत प्रभावित होता अगर इसमें इतना विश्वासघात नहीं होता। सबसे मजबूत टूथपेस्ट। इंडोनेशिया में फार्मूला टूथपेस्ट की मार्केटिंग के दौरान एडवर्टीजमेंट एजेंसी ओगिलवी और माथर अच्छी तरह से जानते थे कि एक बेहतरीन बिलबोर्ड बनाने का फार्मूला क्या है। फार्मूला का उद्देश्य मजबूत दांत बनाना है, और एडवर्टीजमेंट में ये दिखाया गया कि एक आदमी सीधे एडवर्टीजमेंट बोर्ड ही अपनी तरफ से लपेट कर चबा रहा है जो मेटल का बना हुआ है। इस इल्यूजन को बनाने के लिए उन्होंने सिर्फ काले मेटल का एक अलग टुकड़ा लिया जिसे मोड़ दिया गया। इस विज्ञापन ने ऑनलाइन बहुत ध्यान आकर्षित किया। 10 में से 9 डेंटिस्ट इस बात से सहमत थे कि यह अनोखा बिलबोर्ड वाकई मिंटी फ्रेश है। दूध वाला लड़का। दरअसल बात है 2008 की। भारतीय दूध कंपनी एनाडो ने एक मार्केटिंग अभियान बनाया जिसका उद्देश्य बच्चों को सोडा और पानी से दूर रखना, ये साबित करते हुए कि दूध पीना मजबूत बनने का एक मात्र तरीका है। मुझे यकीन है कि ये सुपर इंसानी बच्चे ने बहुत सारी दूध की बोतल गटक ली। उसकी कैल्शियम से भरी हुई हड्डियां उसे जंगा ब्लॉक की जैसी गगनचुंबी इमारतों को हिलाने की हिम्मत दे रही। ये बिलबोर्ड मैकेन विज्ञापन एजेंसी द्वारा बनाया गया था और इसे गगनचुंबी इमारत के किनारे पर लटका कर काम में लिया जाता है। इसका नीला बैकग्राउंड इसके पीछे आकाश में मिलता है। दुर्भाग्य से इंटरनेट पर ऑनलाइन कुछ लोगों ने यह बताया कि बिलबोर्ड सिर्फ उसी दिन काम में ले जाया जा सकता है जिस दिन पूरी तरह से धूप होगी और ये इमारत की 4 मंजिलों की खिड़कियों को पूरी तरह से ढक देगा। इसका मतलब यह है कि दुर्भाग्य से इसको बनाने का इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था, उससे ये कहीं ज्यादा बड़ा था जितना कि मैं जानता हूँ, और इसी वजह से इसे कभी भी नहीं बनाया गया। इस बात में अभियान को पूरी तरह से बिगाड़ दिया, लेकिन दूध के छलकने पर रोने का कोई फायदा नहीं। और कम से कम बिलबोर्ड ने हमें हमारे नए पसंदीदा सुपर हीरो मिल्क बॉय के साथ छोड़ दिया। हमारे दोस्त लैक्टोज के साथ दुराचारी भाई सावधान रहे। तो इसी के साथ हमारी विज्ञापनों की सूची समाप्त होती है। आपने अब तक सबसे प्रभावी विज्ञापन कौन सा देखा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।